एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन सही फैसला है। अखिलेश के मुताबिक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। अखिलेश ने डीएम की उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा जिसमें कहा गया है कि मस्जिद की दीवार गांव वालों ने गिराई। केंद्र सरकार ने निलंबन पर रिपोर्ट मांगी है। दुर्गा नागपाल के निलंबन को लेकर भले ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता है कि दुर्गा को हटाकर कोई गलती नहीं हुई है। अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कह देना कि कार्रवाई सरकार ने इसलिए की थी कि माइनिंग का मामला था, अगर पूरी जानकारी आप सच्चाई से करेंगे तो माइनिंग की कार्रवाई लगातार होती भी रही है और सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अखिलेश यादव ने आईएएस दुर्गा को हटाने की कार्रवाई जिस रिपोर्ट पर की है वो रिपोर्ट LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने दी थी। इस यूनिट के मुखिया इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होते हैं जो जिले के SSP को अपनी रिपोर्ट देते हैं, जबकि जिले के मुखिया यानी कलेक्टर की रिपोर्ट दुर्गा को क्लीन चिट दे रही है। डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में मस्जिद की दीवार दुर्गा नागपाल ने नहीं गिरवाई। डीएम के मुताबिक अवैध निर्माण को लेकर दुर्गा ने गांव वालों से बातचीत कर विवाद को सुलझा लिया था, जिसके बाद दीवार गांव के लोगों ने ही गिराई थी। इस काम में न तो JCB का और न ही किसी बड़ी मशीन का इस्तेमाल हुआ। विवाद के दिल्ली तक पहुंचने के बाद अब केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हम बताया उनको प्रदेश सरकार का रिपोर्ट आएगा, अब रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आने के बाद हमारे सरकार के तरफ हम रूल के आधार पर एक्शन लेने के लिए हमारे तरफ से हम तैयार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही धार्मिक स्थल की दीवार को मुद्दा बनाकर निलंबन को सही बता रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का साफ कहना है कि खनन माफिया को बचाने के लिए ईमानदार IAS को सस्पेंड किया गया है। जो डीएम ने रिपोर्ट दी है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि दुर्गा शक्ति नागपाल को जबरदस्ती जो माफिया है नोएडा के अंदर, खास तौर से जो सैंड माफिया है, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सांठगांठ करके फंसाने की कोशिश की है। कितनी बड़ी लापरवाही है कि जिस आधार पे किसी ऑफिसर को, वो भी IAS ऑफिसर को निलंबित किया जाता है, वो आधार ही निराधार है, कुछ वो है ही नहीं आधार। तो ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि इस पूरे प्रकरण पे श्वेत पत्र जारी करे। ये गुंडा राज ही है जो खनन माफिया के तहत दबाव के अंदर इस सरकार ने दुर्गा शक्ति को निलंबित किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो ग्रेटर नोएडा में धरने पर बैठे हुए हैं। IAS एसोसिएशन ने कोर्ट जाने तक की धमकी दी है। एक IAS के पक्ष में ऐसी गोलबंदी इसलिए दिख रही है क्योंकि 2009 बैच की IAS 28 साल की दुर्गा की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नोएडा में दुर्गा के खौफ से खनन माफिया खार खाए हुए था। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेत माफिया को बचाने के लिए ही निलंबन को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। और निलंबन को जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है उस पर एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र यादव, बीजेपी के नेता। हमारे साथ यशवंत सिंह मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ अतहर हुसैन साहब मौजूद हैं, मुस्लिम मामलों के जानकार। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन यशवंत जी, आपसे मेरा सवाल कि जिस तरह से निलंबन को धार्मिक रंग दिया जा रहा है कि धार्मिक वहां पर सौहार्द बनाए रखने के लिए निलंबन किया गया है, अखिलेश यादव पर यह आरोप लग रहा है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी है, जनता ने उसे चुनकर भेजा है। उसे सभी धर्म और मजहब के लोगों ने सरकार बनाया है मिलकर के, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनजीवन सुरक्षित रहे, कहीं ऐसी परिस्थिति न हो जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। इस तरह का जहां भी अंदेशा पैदा होता है वहां सरकार सख्त कार्रवाई करती है, और उस सख्त कार्रवाई में
निलंबन भी होता है। यशवंत जी, लेकिन और फिर आपकी सरकार के दौरान ही पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं घटी, तब तो वहां कहीं किसी आईएएस या किसी कलेक्टर को या किसी एसपी को हटाया गया हो, ये बात तो कभी आई नहीं सामने। नहीं, आपको याद नहीं होगा, हर घटनाएं होती हैं और घटनाओं में जो दोषी अधिकारी होते हैं वो दंडित किए जाते हैं, और दंडित फांसी देने जैसे नहीं होती है प्रक्रिया। निलंबन नहीं किया गया। आपने अगर बहुत किया तो ट्रांसफर किया, आपने अगर बहुत किया कुछ जगहों पर तो आपने ट्रांसफर किया, लेकिन निलंबन नहीं किया। यहां पर निलंबन कर दिया गया, तब जबकि डीएम की रिपोर्ट भी आपके ये कहती है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मैडम, ऐसा है कि कार्रवाई तो प्रतिकूल प्रविष्टि और सचेत और चेतावनी भी होती है ना। देखिए, ऐसा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल को जिस तरीके से आज माहौल बना करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 5 साल की हुकूमत चली, हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से मैडम उतरती थी और किसी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करती थी, उनको गमले से खतरा पैदा होता था और वह फिर लौटकर जहाज पर बैठती थी, बहाल भी कर देती थी। ऐसा भी हुआ कि अनेकों अधिकारियों ने आत्महत्या तक किया। फिर आपकी हुकूमत, लेकिन हमारे ये बहादुर अधिकारी उस जमाने में कैसे फर्क होगी? अगर आपका तर्क मान भी लिया जाए तो आपकी हुकूमत तो फर्क होनी चाहिए ना। आप तो ये इस वादे के साथ आए थे कि आप यहाँ पर सुशासन कायम करेंगे, आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी, क्या धर्म की राजनीति की जा रही है? देखिए, ये बात ऐसी है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उत्तर प्रदेश की सरकार के मामले में एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि ये सरकार ना तो पारदर्शी है और ना ये किसी के प्रति उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई करी है उसके दोनों पक्ष हैं। उन्होंने खनन माफिया को भी जहां प्रोटेक्ट किया और वहां एक ईमानदार अफसर को उन्होंने अपनी सांप्रदायिक सद्भाव की जो तथाकथित उनकी जो नीति है उसके कारण उन्होंने उसको भी परेशान किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में जितना सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है उतना किसी भी राज्य में नहीं बिगड़ा है। ये सरकार हर तरीके से फेल हुई है और आज ये तो साफ दिख रहा है कि ये सरकार एक ईमानदार अफसर को परेशान करने में तुली हुई है। मुझे तो लगता नहीं है कि इस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की अपेक्षा करनी चाहिए। ठीक, यशवंत जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में तो आप विफल हुए हैं। पिछले 1 साल के दौरान जितनी घटनाएं हुई हैं, जो सामने आई हैं, अब आप एक ईमानदार अधिकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जो सांप्रदायिक शक्तियां होती हैं उन्हें सांप्रदायिकता की बात के सिवा और कोई बात याद नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार है और इसमें नागवंशी को ऐसा नहीं कहा गया है कि वो कोई बेईमान है, भ्रष्ट है और वो बिल्कुल काम करने में गतिशील नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे आदमी से भी कोई ऐसी गलती होती है जिससे बड़ा विस्फोट होने का खतरा होता है, तो तत्काल प्रभाव से उसे नियंत्रित करने के लिए सरकारी स्तर पर इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। आपको याद होगा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री राम गोपाल जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैडम एनर्जेटिक है, इनमें गतिशीलता है, इनमें काम करने की क्षमता है, लेकिन इनसे एक गलती हुई है जिसके चलते एक माहौल बिगड़ने की संभावना थी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर के डीएम की रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती, की गई है। डीएम की रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती, उसे आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, डीएम और अधिकारी अगर यह लोग अपनी ईमानदारी पर रहे होते तो आपको याद होगा ये एसोसिएशन था और यही अधिकारी थे। 5 साल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किसी को इस काबिल नहीं डीएम भी ईमानदार नहीं है तो ये कह सके कि हम 5 यशवंत जी, आप ये कह रहे हैं कि डीएम भी ईमानदार नहीं है, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनको नहीं मिल सकता। आप ये कह रहे हैं कि डीएम ईमानदार नहीं है, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इन्हीं अधिकारियों को ये बता रहा हूं कि उनकी यही ताकत थी कि पिछले 5 साल तक मैडम जो चाहती थी वो करती थी और एक भी अधिकारी के जुल्म जाति के खिलाफ न तो इन लोग लामबंद हुए, न कहने गए, न तो ये नेताओं से मिलने गए। अगर यह लोग इसी तरीके से
सक्षम होकर के अपनी बात रखते, ठीक है, तो शायद आप बार-बार पैदा ही नहीं बीएसपी के कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया भी मौजूद है, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, यशवंत जी बार-बार जिक्र कर रहे हैं बीएसपी के कार्यकाल का कि उस समय ये जो तमाम एसोसिएशन है, जो तमाम अधिकारी हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, किस तरह से निलंबन किए गए, किस तरह से सस्पेंशन किया गया, ट्रांसफर किया गया, उसको लेकर। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का ऐतिहासिक संदर्भ है, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, जब स्वयं मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय के दो सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उनको माननीय न्यायालय ने भी सबसे करप्ट पाया गया था। उनमें एक श्रीमती नीरा यादव थी और दूसरे श्री अखंड प्रताप सिंह थे, और माननीय न्यायालय के आदेश पर उनको हटाया गया। इसी तरह से वर्तमान में जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी नोएडा के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को यह संज्ञान में लेते हुए कि ये लोग भ्रष्ट हैं, इनको दो बड़े अधिकारियों की हत्या हो गई थी, आरोप है। अब एक अफसर जो ईमानदारी से काम कर रहा है, दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक मिसाइल कायम की है, इसलिए मिसाइल कायम की है क्योंकि उन्होंने सुधींद्र भदौरिया माफिया है नोएडा, बीएसपी के कार्यकाल में भी लैंड माफिया और खनन माफिया उसी तरह से काम कर रहा था। इन लोगों ने खनन माफिया ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर ही काम कर रहा है, आपकी सरकार के दौरान भी काम कर रहा था। खनन माफिया तब भी काम कर रहा था, तो तब क्या कार्रवाई की गई? क्या वो आपकी सरकार में भी ताकतवर था? माफिया लोग देश के अंदर हर जगह काम करते हैं जी। लैंड माफिया और सैंड माफिया केवल उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर ही नहीं काम करते हैं। वो आपको मालूम है कर्नाटक में जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे वहां पे भी काम कर रहा था। मध्य प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी की हत्या भी हुई सैंड माफिया के द्वारा। और मैं आपको यहां पर हरियाणा में श्री खेमका जो एक ईमानदार अफसर काम कर रहे थे, तो उनके तो हर आपके यहाँ वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो प्रोग्राम चलता था उसके तहत पर नेता वो होता, स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों की तो हत्या हो गई थी। नेता कार्रवाई करता, बहन मायावती जी उनमें से थी जिन्होंने अब जो अधिकारी भ्रष्ट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और जो अधिकारी ईमानदार थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। पर मौजूदा संदर्भ हमको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर मायावती को ही अपने मंत्रियों को हटाना पड़ा, जो जिनका नाम एक बड़े घोटाले में आ रहा था। फिर मायावती को ही उन मंत्रियों को भी खुद से अलग करना पड़ा जिनका नाम घोटालों में आ रहा था। लेकिन हमारे साथ जो बाकी मेहमान है उन्हें भी शामिल करते हैं चर्चा में। मीम अफजल साहब, जी हाँ, लेकिन कई सालों बाद जानकारी मिली, ऐसा कैसे? जी मीम अफजल साहब, लेकिन इस पूरे मामले का एक और पहलू है वो ये, जिसको अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं, जिसको उनकी सरकार बार बार कह रही है कि हमने धार्मिक सौहार्द बना रहे, इस वजह से ये कार्रवाई की है। तो धर्म की राजनीति क्या उद्देश्य है इसमें? जी आवाज आ रही है। देखिए, जहां तक धर्म की राजनीति, देखिए सुमेरा जी, आप ही के शो में 2 रोज पहले मैंने ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए हैं। सुधींद्र जी सुन लेते हैं, मीम अफजल साहब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। 1 महीने का सुधींद्र जी सुन लीजिए, मीम अफजल साहब की बात सुन लीजिए। जी मीम अफजल साहब, देखिए ऐसा है कि इस सारे मामले में 2 रोज पहले भी मैंने आपके चैनल पर यह बात कही थी कि मुख्यमंत्री के आने के बाद चाहिए उनको ये कि इसकी जानकारी लें। सबसे अहम बात इसके अंदर यह है कि 2 रिपोर्ट्स थी। एक LIU जो वहां का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर गई, शायद जिसके ऊपर यह कार्रवाई हुई जी। और उसके 2 रोज के बाद DM ने अपनी रिपोर्ट दी। मैं नहीं कह सकता कि किसकी बात ज्यादा सही है, यह तो इंक्वायरी का विषय है और यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन बज़ाहिर यह बात बिल्कुल नजर आती है कि दुर्गा एक ईमानदार अफसर है और उससे समाजवादी पार्टी की सरकार इनकार भी नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक मामला है वो स्टेट का विषय है जी। और स्टेट गवर्नमेंट को देखना होता है कि कहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। अब डीएम अगर ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी, तो डीएम की जिम्मेदारी ये थी कि जिस टाइम दुर्गा के खिलाफ एक्शन हुआ उनको इमीडिएटली हस्तक्षेप करना चाहिए था जी। और इमीडिएटली सरकार को कहना चाहिए था कि जो एडीएम उनके अंडर में काम कर रही हैं उसने कोई गलत काम नहीं किया।
मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि डीएम 2 दिन के बाद क्यों जाग रहे हैं, क्यों 2 दिन के बाद रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल तो ये भी है ना मीम अफजल साहब, दूर तक भी। जी हाँ, लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल ये भी कि डीएम की रिपोर्ट को सरकार सिरे से नजरअंदाज कर रही है, उसे सिरे से खारिज कर रही है। ये नहीं कहा जा रहा सरकार की तरफ से, ये नहीं कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि हम सभी पक्षों को देखेंगे, हम इस मामले में जांच करेंगे, अगर फैसला सही नहीं है तो उसे वापस करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं और वजह भी बता रहे हैं। हमारे साथ अतहर हुसैन साहब भी हैं। अतहर हुसैन साहब, जिस तरह से दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई की गई और फिर उसके बाद जो बयान दिया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, क्या आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार को छुपाना, या कार्रवाई भी अगर की गई तो भी उसको धर्म का रंग दिया जा रहा है? क्या धर्म की राजनीति की जा रही है? देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी कार्य प्रणाली में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और जो कि अभी इस वाकये से इसका अभाव दिख रहा है। क्योंकि तकरीबन साल भर पहले इसी कादिरपुरा गांव, जहां की ये घटना है, यहां से चंद ही किलोमीटर या कुछ किलोमीटर दूर मसूरी गांव था, जहां पे एक पुलिस फायरिंग में 7 मुसलमान लड़के मारे गए। पता करना है कि उस वक्त के जो भी अधिकारी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो इस मुद्दे को उलझा रही है सरकार, ये प्रदेश की सरकार, ये बिल्कुल साफ बात है। यह अभी जो इशू है फौरी तौर से वो करप्शन का इशू है। एक ईमानदार ऑफिसर एक रेत माफिया, सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। उस कार्रवाई का नतीजा यह है कि काफ़ी हद तक उसने रेवेन्यू में इजाफा दिया, कई गाड़ियां जब्त हुई और वहां पे वो रेत माफिया थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर काबू हुआ था। पर अब इस इशू पे अब LIU की रिपोर्ट, तो फिर तमाम जो वाक़ये हुए हैं पिछले इस सरकार के साल भर में जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वो LIU की रिपोर्ट निकाली जाए, देखा जाए कितनों पे कार्रवाई हुई है। तो कंसिस्टेंसी नहीं, और जो भी सरकार हो डेमोक्रेसी में अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी कार्रवाइयों में, तो मैं नहीं समझता वो ईमानदारी कर रही है। और ये बात है कि धार्मिक स्थलों पे का पब्लिक प्लेसेस पे कैसे बननी चाहिए, उस पर एक अलग बहस है, पर इस वक्त बहस सिर्फ करप्शन पे ही होनी चाहिए। यशवंत जी, ये जो आरोप है, इसका क्या जवाब आप देंगे कि आप भ्रष्टाचार से जो लड़ रही थी अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसको आप रंग दे रहे हैं धर्म का? देखिए, अब यह बात तो उन नेताजी लोगों से पूछिए जो इस तरह की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियां आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं ये बात, रह के सर उठाती हैं। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा कि धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए कार्रवाई की गई। हम आपसे कह रहे हैं, सुन लीजिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, दोनों में फर्क है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। भ्रष्टाचार तो 5 साल में इतना हुआ जब न टीवी चैनल बोला, न तो ये अधिकारी बोले, न तो ये राजनेता बोले, और न तो भारत की सरकार जागी देखी। आज पर्यावरण असंतुलित हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसी दिन सोनभद्र के अंदर जो पहाड़ की घटना हुई है उस तरह की पुनरावृत्ति हो सकती है। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? दूध के धुले हुए लोग थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि खनन के क्योंकि मामले तब में हुआ हमारी ऐसा, सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब हमें कुछ और मत हम कहिए। आपसे कह भी रहे हैं कि उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है, उसमें हमारी कोई शिकायत नहीं है। जी, इस पर विजय प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी यशवंत जी, हमें एक रिपोर्ट, इतनी बात करनी एक है रिपोर्ट कि कभी कभी एक रिपोर्ट दुर्गा शक्ति के खिलाफ आती है और एक रिपोर्ट दुर्गा शक्ति के पक्ष में आती है, तो कम से कम कारण बताओ, नोटिस तो देते आप। यशवंत जी, हमें कोई इनसे नाराजगी हमारी सरकार की नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री से कोई इनसे ईर्षा द्वेष नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि उसके अनुसार कार्रवाई करनी पड़ी। आज जिस तरीके का राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिस तरह के राजनेता लोग बोल रहे हैं, जिस तरह की भारत की सरकार बोल रही है, आज जिस तरह से IAS एसोसिएशन बोल रहा है, ये लोग 5 साल तक कहां मौन थे जब पूरा प्रदेश लूटा जा रहा था। यशवंत जी, अगर आप यानी अब आप लूटेंगे, जो आप दे रहे हैं वो समझ में नहीं आता ना। आप ये कह रहे हैं कि तब भ्रष्टाचार हुआ, तब कोई नहीं बोला, तो अब क्यों बोलेंगे आप भ्रष्टाचार होने दीजिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैं कुछ कह सकता हूं क्या? आज कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कार्रवाई हुई। नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपने कितनी जगहों पर कार्रवाई की, इस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। सुधींद्र भदौरिया जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी सुधींद्र जी, ये तो प्रदेश का आंकड़ा देखना पड़ेगा, और प्रदेश के आंकड़े में अनेकों जगहों पर अनेकों कार्रवाइयां हुई हैं।
देखिए, जब आज उत्तर प्रदेश की सरकार संपूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश का ढांचा चरमरा गया है। आपको मालूम है 10,000 से ज्यादा रेप, हत्याएं और पकड़ के केस रजिस्टर किए गए हैं। जीप काट दी गई एक लड़की की प्रतापगढ़ के अंदर। मुलायम सिंह जी के गांव सैफई से लगे हुए स्थान पर उसके साथ सुधीर जी, लेकिन यशवंत जी तो आरोप लगा रहे हैं कि वो उसको जला दिया गया। मामले पर राजनीति कर रहे हैं। चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, आरोप लगा रहे हैं कि आप इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मामला राजनीति क्या कर रहे हैं। जब उत्तर पर हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहें, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ये वहां पर अत्याचार करें, जुल्म करें, और जब हम सवाल उठाएं बड़ी तो पोस्ट दी जाती थी, मलाईदार पोस्ट दी जाती थी, इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। आप हमारे राज्य में तमाम तरह के अफसर थे, चाहे वो अपर कास्ट के थे, चाहे वो दलित थे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के थे। आपको मालूम है कि उस समय डीजीपी कौन थे, उस समय कौन कौन लोग किस चीफ सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये सब आप लोगों को मालूम है। तो दलित भी थे, ओबीसी भी थे, और सभी धर्मों के और संप्रदायों के लोग थे। पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को एकदम समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया है। बरेली जैसे शहर में 30 दिन का कर्फ्यू रहा है। प्रतापगढ़ के अंदर तमाम दुकानें मुसलमानों की जला दी गई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा शहरों के अंदर जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये एक अहम सवाल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? 2 दर्जन से ज्यादा शहरों के अंदर कर्फ्यू रहा है। मीम अफजल साहब, कि आप इस मामले में इससे पहले भी चर्चा में आ चुके हैं, आप ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के पास शायद सही रिपोर्ट ना पहुंची हो, अब तो उनके पास रिपोर्ट पहुंच चुकी डीएम की भी, उसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं वो? देखिए, हमारा इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि ईमानदार अफसरों के साथ कोई ऐसी ज्यादती ना की जाए जिससे बाकी ईमानदार लोगों का भी मनोबल गिरे। वो अशोक खेमका आपको याद नहीं आ रहे क्या, हरियाणा वाले तत्व क्या है? वो रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जो जमीन की कार्रवाई कर रहे थे, मामला है। अशोक खेमका याद नहीं आ रहा आपको? हरियाणा में क्या हो रहा था, वहां कांग्रेस की पॉलिसी अलग होती है। उसके बारे में जो रिपोर्ट आ चुकी है उस अफसर के बारे में, वो भी मैं बता सकता हूं आपको, मेरे पास कॉपी नहीं है उसकी, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं जी कि इस मामले को अभी आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन दिल्ली भी लेकर के आई है और हमारे मंत्री से मिली है जी। हम स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग रहे हैं और रिपोर्ट मांगने के बाद हमारा व्यू भी सामने आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं, बज़ाहिर जो तत्व सामने आते हैं उसमें मुझे लगता है कि इस लेडी ऑफिसर ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और इसके अंदर खाली ये मस्जिद का मामला शामिल नहीं है, असल में इसके पीछे शायद दूसरी वजह भी हो सकती है। जी हाँ, और बहुत त्वरित तौर पर और जो करप्ट लोग हैं, जो खनन माफिया है, वो भी इसके अंदर पूरी तरह काम कर रहा है। आप इरफान का कार्टून देखें इस मुद्दे पर जो उन्होंने बनाया है, चलो जल्दी से इस दीवार के पीछे जाकर छिप जाओ, बचाओ माफिया। धार्मिक भावनाओं की जो दीवार है उसके पीछे माफिया छिपने की कोशिश कर रहा है। विजय, एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो तमाम सरकारें आती हैं, एक दूसरे पर फिलहाल आरोप लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी बीएसपी पर या कांग्रेस पर, ये सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो इस आईएएस अधिकारी हैं या जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो भी तब जबकि अलग अलग दल सत्ता में आते हैं तो वो भी अपना अलायंस बदल लेते हैं, वो भी उनके पास पहुंच जाते हैं, वो भी जब उनके साथी दूसरे अधिकारियों के साथ नाइंसाफी हो रही होती है वो उसके लिए खड़े नहीं होते, बोलते नहीं है। क्या ये भी एक सच्चाई है? ये भी बिल्कुल एक सच्चाई है कि जहां पर हमें यंग जो आईएएस हैं या यंग आईपीएस हैं, वो देखा गया है कि नौकरी के शुरुआती साल में बहुत ईमानदार रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ा पॉलिटिकल अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। जैसे यादव मुख्यमंत्री बना तो जितने यादव या उसी जात बिराद के जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं, वो फिर उनकी गोलबंदी अपनी अलग शुरू हो जाती है। दलित बना तो फिर यही कहानी, राजपूत मुख्यमंत्री बना तो राजपूत। तो इस तरह की भी एक चीज़ है जो कि आईएएस जो संघ बना हुआ है या आईपीएस अधिकारियों का संघ बना हुआ है, शायद उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके जो पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं वो उसके कारण भी फिर उनकी खुद के ही जो यंग और ईमानदार जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी होते हैं उसका खामियाजा शायद उनको उठाना पड़ता है। भूपेंद्र यादव जी, क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी संरक्षण करती हैं जिन्हें वो समझती हैं उन अधिकारियों का और बाकी अधिकारियों का नहीं करती हैं, और इस तरह की गोलबंदी शुरू हो जाती है जब अलग अलग पार्टियां सत्ता में आती हैं?
नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शासन चलाने वाले कौन लोग हैं, शासन चलाने वालों की मानसिकता क्या है। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, मैं लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं जो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के नाम पे राजनीति करती हैं, लेकिन इनके जो नेता हैं वो सत्ता में आने के बाद केवल अपना सुख भोगते हैं। और प्रशासन का जातीयकरण जितना ज्यादा इन पार्टियों ने किया है, जितनी ज्यादा अपारदर्शिता इन्होंने दिखाई है, जितना ज्यादा प्रशासन का मनोबल इन दलों ने तोड़ा है, उतना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी पार्टी ने शासन करके नहीं तोड़ा है। ये दुर्गा का उदाहरण तो एक उदाहरण है। पिछले वर्ष भी आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के सरकार में आते एक मुस्लिम डीएसपी की भी हत्या हुई थी। इन्होंने सभी ईमानदार अफसरों के मनोबलों को तोड़ने का कार्य किया है। शासन ऐसे नहीं चलता है। ये पार्टी कहती है कि लोहिया जी की विचारधारा से उत्पन्न हुई है, ये तो गुजरात में भी आरोप लगते रहे ईमानदार अफसरों को परेशान करने वाली पार्टी है। बहुत से आईपीएस अधिकारी थे, बहुत से आईपीएस अधिकारी थे, उन पर भी गुजरात में आरोप लगते रहे, चाहे वो श्री कुमार हो, चाहे राहुल शर्मा हो, चाहे सर्वेश संजीव भट्ट हो, बहुत सारे अधिकारियों पे आरोप लगते रहे कि वो सरकार के खिलाफ बोले, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, उनका कैरियर खत्म कर दिया। फील्ड पोस्टिंग कहना चाहता हूँ या फील्ड पोस्टिंग दी गई और प्रमोशन। विजय जी, आपको मैं स्पष्ट कहना चाहूँ, आप मेरी बात सुनेंगे? जी बोले। देखिए विजय जी, आज आपने फिर संजीव भट्ट का नाम लिया है। गुजरात सिर्फ उनका नहीं लिया, कई और का भी लिया के खिलाफ ह्यूमन, आप सुन तो लीजिए, तथ्य तो सुन लीजिए। नहीं, वो तथ्य तो अखिलेश सरकार भी सामने रख रही है ना। सरकार को कार्रवाई करती है तो तथ्य तो रखती है सामने। 2 लाख रुपए का जुर्माना हुआ लेकिन पुलिस कांस्टेबल को परेशान करने के लिए। और आप ये बताइए कि कांग्रेस ने क्यों उनकी पत्नी को टिकट दिया? कांग्रेस भी प्रशासनिक मशीनरी का किस प्रकार से दुरुपयोग करती है उसका उदाहरण है गुजरात में। कांग्रेस ने उनकी आप लोग भी कांग्रेस के सदस्य नहीं थी, टिकट दे दिया। हम नहीं मना नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे बढ़िया काम करती रही आज तक। आप सुनिए तो सही, और खासतौर पे मोदी सरकार में तो बहुत ही बढ़िया काम करती रही है। समाजवादी पार्टी के द्वारा, बीएसपी के द्वारा किया है, ऐसा हिंदुस्तान के प्रशासनिक ढांचे को ध्वस्त करने का कार्य किसी ने नहीं किया है। और दुर्गा जी का उदाहरण तो एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें खनन माफिया को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी सांप्रदायिक नीति का सहारा लिया है। ये सीधी समाजवादी पार्टी की सांप्रदायिक नीति है। सुधींद्र भदौरिया जी, पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी और फिर उसके बाद यशवंत जी के पास भी जाऊंगी। जो हम कुछ देर पहले भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, यानी बीएसपी ने जो प्रशासनिक ढांचा है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आप लोगों ने जाति की राजनीति की है और उसमें आपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी उस राजनीति का हिस्सा बना लिया है। देखिए, ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपना स्वयं का रिकॉर्ड देखें। चाहे वो कर्नाटक का हो तो लोग कहते थे कि जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तो वहां पर लिंगायतों का केवल राज था। जब गुजरात के अंदर मोदी जी मुख्यमंत्री हैं तो लोग, वो खुद कहते हैं मैं केवल हिंदू राष्ट्रवादी हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वयं ये लोग एक सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, जाति की भी राजनीति करते हैं और दूसरे लोगों पर केवल हमारी जैसी पार्टियों पे बेमतलब का दोषारोपण करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का संदर्भ है, आप जानते हैं कि अभी दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाया गया, उसके 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि वहां पर जो लोग खनिज माफिया के खिलाफ काम कर रहे थे, खनन के खिलाफ काम कर रहे थे, उनमें से एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई है। आज सारे राष्ट्रीय अखबारों में उसका जिक्र है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग मायूस हुए हैं, वो लोग मायूस हुए हैं, इस पर संघर्ष कर रहे हैं। इस पर जवाब लेंगे भूपेंद्र यादव जी से कि उनके राज में, उनके कार्यकाल में क्या हुआ है। लेकिन यशवंत जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर कि आपकी पार्टी ने भी जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक संस्थाएं, उन्हें ध्वस्त किया है। यशवंत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपकी बात सुनाई नहीं दी, फिर से जी। यशवंत जी, भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक ढांचों और संस्थाओं को ध्वस्त किया है क्योंकि आप जाति की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जिसको जाति, धर्म और मजहब से कोई वास्ता नहीं है, और अधिकारी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता। जिन लोगों की शिक्षा दीक्षा जाति, धर्म, मजहब की है, वो केवल इसी बात को कहेंगे। और यह कितनी छोटी बात है कि आज सारा विपक्ष
मुद्दा विहीन हो गया है। एक महिला सामान्य अधिकारी के कंधे पर तीर रख करके वो अपनी सियासत की रोटियां सेकने की बात कर रहा है। ऐसा कौन सा काम हो गया जिसके आधार पर वह धर्म और जाति की बात करती हैं? हम तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पर भरोसा करते हैं। हम गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के अनुयायी हैं। ये सांप्रदायिक शक्तियां इसी तरह का मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। ये सोच है जो आप यहाँ हमारी इस चर्चा में व्यक्त कर रहे हैं कि एक अधिकारी है, उसके खिलाफ, उसके लिए आप लोग सब बात कर रहे हैं। वो अधिकारी को लेकर क्या आपको सही जांच नहीं करानी चाहिए? अगर वो भ्रष्टाचार से लड़ रही है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए? आपसे हमारी बात हुई, आपकी बात में हमारी बात में कितना फर्क है? हमने कहा कि वह अधिकारी सक्षम है, ईमानदार है, जनता के लिए काम करती हैं, लेकिन ऐसा भी विडंबना होती है कि बहुत अच्छे आदमी से भी कहीं भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि गलती हो जाए उसको छोड़ दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, शांति हो जाए, अराजकता हो जाए। रेवेन्यू बोर्ड जिसमें कुछ काम ही नहीं होता वहां डाल दिया। कोई न कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। यशवंत जी, क्या अखिलेश यादव हमारी बात में आपकी बात में फर्क कुछ नहीं है? क्या अखिलेश यादव गलत फैसला नहीं कर सकते? आप अधिकारी को कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा काम करती है, गलत काम कर सकती है। अखिलेश यादव कोई गलती नहीं कर सकते। जिसे सर्वशक्तिमान राम मानते हैं उनसे भी गलती हुई है। तो फिर अगर दो अलग अलग रिपोर्ट है तो दोनों रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बात की जा रही? पैदा हुए सर्वशक्तिमान भगवान राम से भी गलती हुई थी। क्यों एक रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया पूरी तरह? अगर दो रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट है तो दोनों पर जांच होनी चाहिए। रोका जाता है, उसके बाद जांच रिपोर्ट के अनुसार काम किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री डिफेंड कर रहे हैं जो उन्होंने किया उसको। वो जांच होने के पहले उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। हम आपको एक बात याद दिलाते हैं, यशवंत जी, मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि वो जांच करेंगे। वो ये कह रहे हैं मुकदमा लिखने का अभिप्राय केवल इतना होता है कि ऑर्डर मेंटेन किया जाए। यशवंत जी, अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि अगर दो अलग अलग रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं तो मैं इस मामले की अब जांच करूंगा या अब जो तथ्य मेरे सामने आए उसकी मैं जांच करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या सही फैसला है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं और उसकी वजह बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई वो सही कार्रवाई की गई। वो अपनी कार्रवाई को ठीक बता रहे हैं, उसके लिए जांच की बात नहीं कर रहे हैं। वो आज तक प्रशासनिक प्रक्रिया में आप भी बहुत दिन से काम कर रही हैं। 1 मिनट के अंदर कैसे कहा? ये तो माया करती हैं, जो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं तो सस्पेंड करती हैं और वापस हेलीकॉप्टर पर चढ़ती हैं तो बहाल करती हैं। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तो दूसरा राजनीतिक दल कोई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बैठे हैं, बता दें जरा कि उनके मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरे हों, सस्पेंड किए हों और वापसी के समय बहाल किए हों। अब इसको 1 मिनट के अंदर तो नहीं बहाल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। दबाव की राजनीति के बल पर कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक, दबाव की राजनीति के साथ, ईमानदारी के साथ मामले में दबाव की राजनीति हो रही है। जी, मीम अफजल साहब, आप मुस्कुरा रहे थे लगातार यशवंत जी जब प्रतिक्रिया दे रहे थे और जब भूपेंद्र यादव जी अपनी बात रख रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जल्दबाजी का फैसला किया गया था और एकदम उसको सस्पेंड नहीं किया जाना जरूरी नहीं था। उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता था। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ दूसरी पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और इसको एक नेशनल लेवल का मुद्दा बना रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ जो कार्रवाई उसको एक नेशनल मुद्दा समाजवादी पार्टी आप पर भी लगा रही है। मेरा ख्याल है इसकी भी जरूरत नहीं है। ये आरोप समाजवादी पार्टी आप पर भी लगा रही है कि आपने दिल्ली में फॉरेन रिपोर्ट मंगाई। आईएएस ऑफिसर, आईएएस एसोसिएशन त्वरित तौर पर मंगाई जाती है। आईएएस ऑफिसर ने इस सिलसिले में मदाखलत की है और अभी कैट भी है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि उसमें अगर नाइंसाफी हुई है तो उसकी पकड़ हो सकती है। मैं ये मानता हूं। मीम अफजल साहब, लेकिन इसका कुछ लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। मीम अफजल साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप तो समाजवादी पार्टी आप पर भी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है बार बार। सुबह से मैं देख रहा हूं लगातार उनके लीडर जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि इसकी राजनीति की जा रही है। इस पर भूपेंद्र यादव जी, इस मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं। आपने कहा है कि अखिलेश यादव धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां इस धर्म की राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। भूपेंद्र यादव जी, आप धर्म की राजनीति जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो उन पर आरोप लग रहा है, उसका आप फायदा उठा रहे हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो आपके टीवी के ऊपर बैठे हुए थे, वो खुद कह रहे हैं कि ये अफसर ईमानदार और दबंग थी। वो खुद ये स्वीकार करते हैं गलती तो भगवान राम से हो गई। तो इसका मतलब, लेकिन कृपया करके अखिलेश यादव की उतनी तुलना ना करें। उनकी गलती हुई है, वो खुद मान रहे हैं। और इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जब गलती स्वीकार कर ली, जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप भी उसका फायदा उठा रहे हैं। हमने कहा उस अधिकारी से भी गलती हुई है, हमसे जिस दिन गलती होगी उस दिन हम भी अपनी बात स्वीकार करेंगे। अरे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, आप सुन लीजिए, आपने गलती मान ली है, लेकिन आपने उस अफसर को तो अभी बहाल नहीं करा। आपने एक अफसर के साथ अन्याय करा। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यह कहना चाहता हूं कि इस देश में धर्म का सबसे ज्यादा सांप्रदायिकरण करा तो पहले नंबर पे कांग्रेस है। कांग्रेस के राज में इस देश के लोगों को बांटकर ही कांग्रेस राज कर रही है। कांग्रेस आज तक कभी ऐसे राज नहीं करी। लोगों को जोड़कर कांग्रेस ने इस देश में राज नहीं किया है। देश के लोगों को बांट करके कांग्रेस ने राज किया है। और कांग्रेस ने तो 1970 में कहा था कि देश से गरीबों को हटाएंगे। गरीबी नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस इस देश में आकर जम गई। इस देश की सांप्रदायिक राजनीति के मूल में कांग्रेस है। कांग्रेस इस देश की सांप्रदायिक राजनीति के मूल में है। आज तक सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी, लेकिन आप आज तक सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के शासन में हुए हैं। अभी भी आसाम में सांप्रदायिक दंगा हुआ है तो कांग्रेस के शासन में हुआ है। जम्मू कश्मीर से हिंदू पंडित गए हैं तो कांग्रेस के शासन में गए हैं। एक साल में राजस्थान में 80 सांप्रदायिक सद्भाव की घटनाएं हुई है तो कांग्रेस के राज में हुई है। बॉम्बे के आजाद मैदान में महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो कांग्रेस के राज में हुआ है। पूरा देश मानता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी, लेकिन जो भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं और धर्म का उसका क्या जवाब है कि कांग्रेस पार्टी भी जब उसको सही लगता है वो भी धर्म का इस्तेमाल करती है जब आपकी राजनीति को उसका फायदा मिलता है। कांग्रेस ही सांप्रदायिकरण की राजनीति कर रही है। हम धर्म का कभी इस्तेमाल नहीं करते। लाए थे हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर अंदाज से चलते हैं। आरक्षण को धर्म हर एक पार्टी के दौरान हुए और हमने उनको रोकने की कोशिश पूरी की है और हमने एक्शन लिया है। मुझे बताएं कि गुजरात में क्या एक्शन लिया गया, मुझे बता दें 2002 में क्या एक्शन लिया आपने? जी सुधींद्र भदौरिया जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नाम के एक महिला अफसर के साथ आप दंगों का हवाला देकर के सर्टिफाइड नहीं हो जाते हैं। आपने आप दंगों का हवाला देकर के आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। सुधींद्र भदौरिया भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। तो आपने उसे क्यों हटाया है? सुधींद्र भदौरिया जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी सुधींद्र जी, देखिए इस पूरे प्रश्न को जो नोएडा में खनन का मामला है इसको इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न इस तरह से नहीं प्रस्तुत कर। असली चीज ये है कि वहां पर खनन माफिया था और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने भी इस बात को रखा है। साथ ही साथ जब लोग विरोध करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आपको अगर यहां पर परेशानी है तो आप राज्य में ही ना आइए। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिए? जो अगर लोग विरोध करें उनसे कह दें कि आप राज्य छोड़ चले जाइए। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने इनको शो कॉज नोटिस क्यों नहीं सर्व किया? सुधींद्र जी, बिना शो कॉज किसको कहा अखिलेश यादव ने कि वो राज्य छोड़कर चले जाएं? किसको कहा है अखिलेश यादव ने कि वो राज्य छोड़कर चले जाएं? जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो हम सीधा हम लोगों पर आरोप लगा क्योंकि हम लोग विरोध करते हैं। मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी का विरोध करते हैं जहां क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, इसलिए हम लोगों पर ये कहते हैं वो क्योंकि अब असफल हो चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से घबराए हुए हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। यशवंत जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी की तरफ से। देखिए बीएसपी क्या आरोप लगाएगी? बीएसपी तो खुद लोकतंत्र की पूरी हत्या की थी और वो तो लोकतंत्र हमने बहाल किया है, आप देख रहे हैं। और जो सुधींद्र भदौरिया जी बात कर रहे हैं वो बात तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जब मायावती जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, खत्म हो गई है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि तो आप कैसे आती हैं जब इतनी ध्वस्त हो गई है, तो व्यवस्था कुछ ठीक ठाक है तभी तो आप आ रही हैं। उनके कहने का अभिप्राय ये था और ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वो आप प्रदेश छोड़ के चले जाइए। हम उत्तर प्रदेश में
तमाम बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। यशवंत जी, आप कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का विकास, आप कह रहे हैं कि आपने लोकतंत्र की स्थापना की है। विपक्ष के पास मनगढ़ंत बातें कहने, अब तक तो ये गुंडा कहते थे, अब कह रहे हैं कि भागो भागो। तो आप कह रहे हैं आपने लोकतंत्र की स्थापना की, तो लोकतंत्र की स्थापना में मुख्यमंत्री को क्या निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहिए उस मामले को लेकर, जहां पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जहां पर एक कहा जा रहा है कि वो एक ईमानदार अधिकारी है, क्या इस पर जांच नहीं करानी चाहिए? लोकतंत्र की स्थापना में क्या ये शामिल नहीं है? और क्या कोई कार्रवाई अगर उन्होंने की है उसको फिर वो धर्म का रंग दें, धर्म की राजनीति करें, क्या ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए सही है? देखिए मैडम, ऐसा है, एक अनेकों अधिकारी सस्पेंड होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद जांच रिपोर्ट आती है, वो बहाल भी होते हैं और बहुत से लोग बहुत भयंकर गलती करते हैं, वो बर्खास्त भी होते हैं। ये कोई ऐसा अजूबा काम नहीं हो गया है कि इसके लिए स्पेशल। यशवंत जी, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है अधिकारियों को लेकर? वो सुन लीजिए, बड़ी घटना नहीं हुई है, क्या कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, सुनिए। दुर्गा शक्ति नागपाल आयरन लेडी थी, बहुत ईमानदार लेडी थी। हमने कब कहा भी ईमान लेडी थी? अगर वो सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की उसकी कार्यशैली ऐसी रही कि उससे यहाँ सांप्रदायिक उन्माद भड़कने की संभावना बढ़ी, तो इसलिए निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर समय रहते, निर्णय ना लेते, तो अगले दिन यहाँ 100 आदमी मर जाते, कौन जिम्मेदार? तो आप अपने स्टैंड को बिल्कुल सही ठहराते हैं? हम बिल्कुल सही मानते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया बिल्कुल सही स्टैंड था। और जो IAS लॉबी अब कर रही है, दिल्ली में घूम रही है और वहाँ घूम रही है, वो बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। और जो राजनीति कर रहे हैं IAS अधिकारी, मैं उनको सलाह देता हूँ कि वो इस्तीफा दें। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, यहीं गौतम बुद्ध नगर में आकर लड़ें। भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं IAS अधिकारी राजनीति कर रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं वो कि वो छोड़ दें अपने सब काम, अपने जो कार्यकाल है वो छोड़ें और वो जाकर राजनीति में शामिल हो जाएं। ये कहा जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र की स्थापना करना है? ये बड़े सवाल हैं।